गाइस, तो कैसे हैं आप सभी? होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इंडियन इकोनॉमिक्स चैप्टर 2, जो कि वो स्टार्ट हो चुका था। लेक्चर 1 और लेक्चर 2 वो बन चुका है। लेक्चर 3 की बारी आती है, मॉडर्नाइजेशन। सो फाइन, इससे पहले हम लोग पढ़े थे कि ग्रोथ क्या होता है। ग्रोथ का मतलब आप इससे पहले वाले लेक्चर में देख लीजिएगा। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या? मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या होता है? फाइन, तो इसमें लिखा है कि मॉडर्नाइजेशन, Indian planners have always recognized the need for modernization of the society। जो हमारे इंडियन प्लानर्स थे, जो प्लानिंग बना रहे थे, have always recognized the need for modernization of society। वो हमेशा ये ध्यान दिए हैं कि हमारे सोसाइटी में मॉडर्नाइजेशन की बहुत जरूरत है। टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल, जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं उनके इन स्टैंडर्ड, उनकी जो स्टैंडर्ड है वो रेज हो, बढ़े। मॉडर्नाइजेशन में क्या क्या इंक्लूड है? पहला, एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, और दूसरा, चेंज इन सोशल आउटलुक। एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि नए नए टेक्नोलॉजी को हम लोगों को एडॉप्ट करना है। उससे क्या होगा? उससे हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा। Modernization aims to increase the production of goods and services through use of new technology। हम मॉडर्नाइजेशन का टारगेट क्या था, एम्स क्या था? कि प्रोडक्शन को इंक्रीज करना। प्रोडक्शन को इंक्रीज कैसे करेंगे हम लोग? न्यू टेक्नोलॉजी लाकर। सेकेंड क्या लिखा हुआ है? चेंज इन सोशल आउटलुक। मॉडर्नाइजेशन ऑल्सो रिक्वायर्स चेंज इन सोशल आउटलुक सच एज जेंडर एम्पावरमेंट और प्रोवाइडिंग इक्वल राइट्स टू वुमेन। वुमेन और मैन दोनों लोग बराबर हैं, इक्वल हैं। ये सभी जो चीजें हम लोग ला रहे हैं, ये सोशल आउटलुक में चेंज हो रहा है। किसमें हो रहा है? सोशल आउटलुक में। अ सोसाइटी विल बी मोर सिविलाइज्ड एंड प्रॉस्पेरस इफ इट मेक्स यूज ऑफ द टैलेंट ऑफ वुमेन इन द वर्क प्लेस। वर्क प्लेस में वुमेन, जो वुमेन का टैलेंट है, अगर हम लोग वहां पे उसका यूज करेंगे तो हम लोग प्रॉस्पेरस होंगे और मोर सिविलाइज्ड होंगे। सोसाइटी बहुत आगे तक जाएगी। ठीक है, तो मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या हुआ? दो तरीके से मॉडर्न होना। पहला, न्यू टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करिए आप, और दूसरा, सोशल आउटलुक में चेंजेस लाना। जैसे सोशल आउटलुक में चेंजेस लाने का मतलब कि वुमेन को हम लोगों को मौका देना चाहिए। और हम लोग क्यों मौका देंगे? मतलब वुमेन आगे बढ़े, और आगे बढ़ने के बाद हर एक क्षेत्र में वो अपना अच्छा करे। उनको कोई नहीं रोक सकता, किसी को रोकना भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो मॉडर्नाइजेशन में क्या है कि सभी को आगे बढ़ना। आप भी आगे बढ़िए, वुमेन को भी आगे बढ़ने दीजिए। फाइन, और हम लोग नहीं रोक सकते, हम लोग किसी को नहीं रोक सकते। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं कि हम लोग को मौका देना चाहिए। मौका क्या, मौका ही मौका है, एकदम हम लोग मना ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इक्वल होना चाहिए। हम लोग की सोच आगे तक मॉडर्न होनी चाहिए, नई सोच होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, तो यही हम लोग तीसरे में मॉडर्नाइजेशन में सीखे। उसके दूसरे में, थर्ड वन में लिखा है सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस का मतलब वो लिखा है, अंडर इंडियन कंडीशंस मीन ओवरकमिंग द नीड ऑफ एक्सटर्नल असिस्टेंस। जो हम लोग दूसरे देश से हेल्प लेते हैं, वो जो हेल्प लेते हैं वो अब हेल्प हम लोग को लेना ही नहीं है। इन अदर वर्ड्स, इट मीन्स टू हैव डेवलपमेंट थ्रू डोमेस्टिक रिसोर्सेस। सब मिलाकर ये सेल्फ रिलायंस का मतलब आत्मनिर्भर। हमारे इंडिया में जो रिसोर्स है, हम उसी रिसोर्स के हेल्प से प्रोडक्शन करेंगे। हम दूसरे देश से कोई भी सहायता नहीं लेंगे, और जो भी सहायता लेते हैं उस सहायता को हम कम करेंगे, ओवरकम करेंगे। ठीक है, ओवरकम करने का मतलब कि उसको एकदम हटा ही देंगे। वो जो प्रॉब्लम आ रही है, हमारी मजबूरी बन रही है कि दूसरे देश से हेल्प लेना पड़ रहा है, रॉ मटेरियल मंगाना पड़ रहा है, बहुत सारी चीजें उधार लेनी पड़ रही है, वो सब चीज हम किसी पे डिपेंड नहीं रहेंगे, दूसरे देश पे डिपेंड नहीं रहेंगे। हम इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं। इंडिया में जो रिसोर्स है उसी रिसोर्स को यूज करके हम आगे बढ़ना चाहते हैं। आत्मनिर्भर भारत बनना चाहते हैं हम लोग। चलिए, तो थोड़ा सा अब ये समझ आ गया, हम लोग नेक्स्ट पेज आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो जो हमारा सेल्फ रिलायंट था उसमें दूसरा पॉइंट, सेल्फ रिलायंट को इसलिए लाया गया टू प्रोमोट इकोनॉमिक ग्रोथ। हम अपने इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रोमोट कर सके, मॉडर्नाइजेशन को प्रोमोट कर सके। द 5 year प्लान स्ट्रेस ऑन द यूज ऑफ ओन रिसोर्सेस।
5 ईयर प्लान में हम लोग इस सेल्फ रिलायंट को इसलिए डाले कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेस कर सके कि खुद के रिसोर्स को आप यूज करो। 5 ईयर प्लान में डाला गया कि आप खुद के रिसोर्स को यूज करो, आप सेल्फ रिलायंट रहो इन ऑर्डर टू रिड्यूस आवर डिपेंडेंस ऑन फॉरेन कंट्री। फॉरेन कंट्री पे आपका जो डिपेंडेंस है उसको आपको रिड्यूस करना है, कम करना है। नेक्स्ट पॉइंट, द पॉलिसी ऑफ सेल्फ रिलायंस वाज कंसिडर्ड अ नेसेसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट माना गया बिकॉज ऑफ 2 रीजन। ये बहुत जरूरी है। सेल्फ रिलायंस की जो पॉलिसी है वो हमारे इंडिया में लाना उस समय की बहुत जरूरी था, उस समय लाना बहुत जरूरी था। क्यों जरूरी था? टू रिड्यूस फॉरेन डिपेंडेंस, हमको फॉरेन डिपेंडेंस ही खत्म करना है। दूसरा, टू अवॉइड फॉरेन इंटरफेरेंस, जब हम उन पर डिपेंड रहेंगे तो वो इंटरफेयर करेंगे, तो इसी इंटरफेयर को रिड्यूस या अवॉइड करने के लिए फॉरेन इंटरफेरेंस मतलब वो हमेशा आके इंटरफेयर करते हैं, तो उस इंटरफेरेंस को अवॉइड करने के लिए हम लोगों को किसकी जरूरत थी? सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर भारत। खुद का रिसोर्स, खुद का प्रोडक्शन यूनिट खुद प्रोड्यूस करेंगे, खुद के लोगों को देंगे। फाइन, चलिए नेक्स्ट क्या है? इक्विटी। नेक्स्ट क्या हम लोगों का? इक्विटी। इक्विटी का मतलब ही समझ आ रहा है, इक्वल, सारी चीजें इक्वल। ठीक है, इक्विटी का मतलब क्या समझ आ रहा है आप लोगों को? सारी चीजें इक्वल हैं। फाइन, the objective of growth, modernization, self-reliance by themselves may not improve the kind of life which people are living। कह रहा है कि भले ग्रोथ, मॉडर्न, सेल्फ रिलायंस, भले वो मे नॉट इम्प्रूव द काइंड ऑफ लाइफ, लाइफ का जो काइंड है वो इम्प्रूव ना करे, तो इसीलिए हम लोग को क्या लाना है? इक्विटी लाना है। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू इंश्योर द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आर अवेल्ड बाय ऑल सेक्शन ऑफ द कंट्री। तो यही कह रहा है कि ये बहुत जरूरी है कि इकोनॉमिक की जो प्रॉस्पेरिटी है उसकी बेनिफिट सभी को मिलनी चाहिए। इन एडिशन टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, इक्विटी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। कह रहा है कि हमने ग्रोथ लाया, मॉडर्नाइजेशन लाया, सेल्फ रिलायंस लाया, इन तीनों के साथ साथ हम लोगों को बहुत जरूरी है इक्विटी भी लाना। क्यों? क्योंकि हो सकता है ग्रोथ में, मॉडर्नाइजेशन में, सेल्फ रिलायंस में, इन तीनों में एक चीज गलती से छूट जाए, और वो क्या है कि जो भी लाइफ है लोगों का, वो काइंड ऑफ लाइफ है, वो मे बी नॉट इम्प्रूव, वो इम्प्रूव ना हो पाए। तो इसीलिए हम लोगों को क्या लाना है? इक्विटी। क्यों इक्विटी लाना है? क्योंकि जो भी हमारे देश में बेनिफिट हो रही है उस बेनिफिट को हम लोग वीकर सेक्शन तक पहुंचा सकें, जो गरीब फैमिली है वहां तक हम उसको पहुंचा सकें। क्या? जो भी बेनिफिट है हमारी इकोनॉमी में, जो भी बेनिफिट हुआ उसको सब पहुंचा सके। तो इक्विटी में बस हम लोग यही टारगेट रखते हैं कि जो गरीब, जो सबसे अमीर है, जो सबसे गरीब है, तो सभी को, दोनों को इक्वल करना, बराबर करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। According to equity, every Indian should be able to meet his or her basic need। इसमें यह है कि आपको बेसिक नीड मिलना चाहिए, फूड, क्लोथ, एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड इनइक्वलिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ शुड बी रिड्यूस। मतलब अमीर को बहुत ज्यादा पैसा मिल रहा है, गरीब बहुत कम कमा पा रहा है, तो ये सभी चीजें कम हो, कम, खत्म नहीं हो, कम हो। मतलब जो अमीर है थोड़ा सा नीचे आ जाओ, जो गरीब है थोड़ा सा ऊपर चले जाओ, दोनों बराबर हो जाओ। इसमें इक्विटी में ये टारगेट रखा गया था। इन शॉर्ट, इक्विटी एम्स टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ ऑल द पीपल एंड प्रमोट सोशल जस्टिस। सब मिलाकर छोटे शब्दों में समझिए, इक्विटी का मतलब है कि सारे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है इंप्रूव करना, बढ़ाना, ये टारगेट था किसमें? इक्विटी के अंदर। एंड प्रोमोट सोशल जस्टिस, और हम लोगों जो सोशल जस्टिस है उसको प्रोमोट करना था किसमें? इक्विटी के अंदर। तो इक्विटी का मतलब आप समझ गए कि इक्वल होता है, और इसी इक्विटी में आपने जाना कि जो सबसे अमीर है और जो सबसे गरीब है ये थोड़ा सा नीचे आ जाए और अमीर थोड़ा सा ऊपर हो जाए और इक्वल हो जाए। इक्विटी मतलब इक्वल हो जाए, सारे लोग, हमारे देश के सारे लोग इक्वल रहे, सभी के पास लगभग लगभग पैसा जो है वो बराबर रहे, ऐसा टारगेट लिया गया था। ठीक है, और बहुत हद तक उसको, जो लोअर लेवल के हैं उसको, उनका जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उनको इंक्रीज किया गया, बढ़ाया गया था। ठीक है, ये टारगेट था और बढ़ाया गया था। फाइन, तो इसी के बाद हम लोग क्या पढ़े? इक्विटी यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या हम लोगों का? नेक्स्ट पॉइंट है एग्रीकल्चर। नेक्स्ट पॉइंट क्या हम लोगों का? एग्रीकल्चर।
एग्रीकल्चर है नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का। चलिए तो क्या हम लोग आगे बढ़े, ठीक है। एग्रीकल्चर में लिखा हुआ है इन द प्रीवियस चैप्टर, हम लोगों ने पहले चैप्टर में पढ़ा, वी हैव लर्न दैट देयर वाज अ नाइदर ग्रोथ नॉर इक्विटी इन द एग्रीकल्चर सेक्टर ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल। कॉलोनियल रूल के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि ना ग्रोथ था ना इक्विटी था, किसमें, एग्रीकल्चर सेक्टर में, ना ग्रोथ था ना इक्विटी था, कुछ नहीं था। एट द टाइम ऑफ at the time of independence, the land tenure system was characterized by intermediaries like zamindar who merely collected rent lagan from the actual tiller of the soil। सोचिए, खुद का जमीन है, खुद का सॉयल है, आप खुद के जमीन के मालिक हैं, बट आपसे रेंट लिया जा रहा है, लगान के रूप में आपसे रेंट लिया जा रहा है, आप लगान दे रहे हैं। वो लगान कौन करेक्ट कर रहा है, जमींदारी, जमींदार। जमींदार कौन है, उसी को बोलते हैं इंटरमीडियरीज। ये इंटरमीडियट्स को कौन बैठा रखा था, कॉलोनियल गवर्नमेंट बैठा रखा था कि आप लगान कलेक्ट करो, ला कर दो। दूसरा, द लो प्रोडक्टिविटी ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर फोर्स इंडिया टू इंपोर्ट गुड्स फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। हमारी इंडियन इकोनॉमी में जो प्रोडक्शन हो रहा था एग्रीकल्चर में, वो क्या हुआ, बहुत कम हो रहा था, लो प्रोडक्टिविटी हो रहा था। तो उससे हम लोग क्या करने लगे, हम लोगों को फूड जो है, खाना जो फूड है वो इंपोर्ट करना पड़ा, कहाँ से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। सोचिए, हमारे यहाँ एग्रीकल्चर होता था बट हम खाना नहीं खा पा रहे थे, क्यों, क्योंकि मतलब हमको फूड की जो जरूरत थी इंपोर्ट करना पड़ रहा था, क्यों, क्योंकि जो फूड क्रॉप था, फूड क्रॉप वो लो प्रोडक्टिविटी हो रहा था, बहुत कम हो रहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है, द एग्रीकल्चर सेक्टर अकाउंटेड फॉर द लार्जेस्ट शेयर, क्या लिखा है, फॉर द लार्जेस्ट शेयर। तो कह रहा है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है अकाउंटेड फॉर लार्जेस्ट शेयर ऑफ वर्कफोर्स विद अप्रोक्सीमेटली 70 से 75%। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट वाज फोकस्ड राइट फ्रॉम द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। कह रहा है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर में 70 से 75% लोग उस समय क्या थे, उसमें वर्क फोर्स था, मतलब अवेलेबल थे, 70 से 75% लोग इन्वॉल्व थे। सोचिए, 100% में से 75% लोग कहाँ पे इन्वॉल्व हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में, मतलब यही है लार्जेस्ट शेयर, 75% इज द लार्जेस्ट शेयर। ये वर्क फोर्स कहाँ अवेलेबल है, मतलब इसमें है आपका एग्रीकल्चर सेक्टर में, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में 75% लोग इन्वॉल्व हैं। तो ये क्या हो गया, लार्जेस्ट शेयर हो गया। और फर्स्ट 5 ईयर प्लान से हम लोग कहाँ ध्यान देने लगे, हम लोग ध्यान देने लगे कि एग्रीकल्चर जो सेक्टर है उसको हम क्या करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, एग्रीकल्चर सेक्टर को क्या करेंगे हम लोग, डेवलपमेंट करेंगे। समझ आया आप सभी को। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है, फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर, फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के फीचर्स बोलिए, या आगे कह रहा है प्रॉब्लम बोलिए, मतलब उस समय तो प्रॉब्लम ही था जो एग्रीकल्चर का फीचर्स है। इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर बिटवीन, देखिए 1950 से लेके 1990 तक, 50 से 90 तक, मतलब 40 सालों में एग्रीकल्चर का फीचर्स या प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं, ठीक है। पहला कह रहा है लो प्रोडक्टिविटी। इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर वाज नोन फॉर इट्स लो प्रोडक्टिविटी। हमारा इंडियन इंडियन एग्रीकल्चर जो है वो किस नाम से जाना जाता था, लो प्रोडक्टिविटी, कि हमारे यहाँ लो प्रोडक्टिविटी हो रही है। लैक ऑफ नॉलेज वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टैग्नेशन इन दिस सेक्टर। एग्रीकल्चर से रिलेटेड हम लोग को क्या नहीं था, नॉलेज ही नहीं था, और यही था, इसी नॉलेज के कमी के होने की वजह से हमारे इस एग्रीकल्चर सेक्टर में कमी, जो कमी हो रहा है, यही यही कमी था, यही रिस्पॉन्सिबल था। क्यों, अगर आपको नॉलेज की कमी है, अगर आपको नॉलेज की कमी है तो क्यों एग्रीकल्चर सेक्टर में कमी नहीं होगी, आपको एग्रीकल्चर सेक्टर में नॉलेज की ही कमी है। जब नॉलेज कम है तो यही रिस्पॉन्सिबल है, क्या रिस्पॉन्सिबल है, आप खुद रिस्पॉन्सिबल है कि आपको नॉलेज नहीं है, जो नॉलेज नहीं है वही रिस्पॉन्सिबल है। उसी की वजह से क्या हो रहा था, स्टैग्नेंट, मतलब हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत कमी आ रही थी, बहुत पीछे जा रहा था वो। क्यों, क्योंकि नॉलेज नहीं था, हमारे देश में नॉलेज ही नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो पहला पॉइंट क्या पढ़े हम लोग, लो प्रोडक्टिविटी। अब आइए देखिए 1 से लेके 7 तक दिया हुआ है। दूसरा लिखा है डिसगिस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। हमारे हमारी जो इंडियन एग्रीकल्चर है, इंडियन एग्रीकल्चर का हम लोग फीचर्स पढ़ रहे हैं या प्रॉब्लम बोल सकते हैं, ठीक है।
बट अब ज़्यादा से ज़्यादा बोलिए फीचर्स, तो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में फीचर्स जो है, इंडियन एग्रीकल्चर जो है उसका फीचर्स क्या है। दूसरा है, पहला तो क्या था कि कमी है, लो प्रोडक्टिविटी था, प्रॉब्लम भी बोल सकते हैं, फीचर्स भी बोल सकते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा हम लोगों का है डिस्गिस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। क्या है दूसरा हम लोगों का, डिस्गिस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इट रिफर्स टू अ स्टेट इन विच मोर पर्सन आर एंगेज्ड इन वर्क than are really needed. There was a very high incidence of disguised unemployment in the sector during 1950-1990. 1950 से लेके 1990 तक एक अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी देखी जा रही है। का मतलब क्या होता है, आप क्या पूछ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि सर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है। तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि एक ऐसा स्टेट, एक ऐसा सिचुएशन इन विच मोर पीपल आर एंगेज, बहुत सारे लोग एंगेज हैं इन वर्क देन आर रियली नीडेड, मतलब जितने लोगों की ज़रूरत है उससे ज़्यादा लोग उसमें एंगेज हैं। जैसे एग्जांपल, ये आपका ज़मीन है, ठीक है, ये आपका ज़मीन है। अब इस ज़मीन में लगभग लगभग ये 4 लोग, 1 2 3 4, 4 लोग अगर अच्छे से काम करें, काम करके वो 4 लोग अच्छे से पूरा काम करके वो पैसा कमा सकते हैं, ठीक है, वो अपना खुद का एग्रीकल्चर कर रहे हैं, चीज़ों को बेच रहे हैं, वो एम्प्लॉयमेंट मतलब ये क्या है, खुद का रोजगार खुद से कर रहे हैं, ठीक है। अब ये खुद का रोजगार खुद से कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं इसी में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, ठीक है, ये 4 लोग हैं। अब जबरदस्ती उनकी, मतलब ये खुद चारों भाई है मान लीजिए, ठीक है। अब अलग से एक और भाई आता है, एक और भाई आता है, एक और भाई आया, एक और भाई आया, मतलब 4 लोग और अलग से आ गए। जरूरत कितने लोगों की है, 4 लोगों की। एक्स्ट्रा कितने लोग आ गए हैं, 4 लोग। टोटल कितने हो गए, 8 लोग। जो एक्स्ट्रा 4 लोग आए हैं ये जबरदस्ती उसी में लगे हुए हैं काम, तो इनको रोजगार नहीं बोला जाएगा कि आप आपके पास रोजगार है। भाई वहां पे तो जगह ही नहीं था, बट जबरदस्ती आप एंटर किए हो, कुछ ना कुछ कर रहे हो, बट आपको नहीं माना जाएगा। क्यों, क्योंकि वहां पे 4 ही लोगों की जरूरत थी और 4 लोगों से अधिक लोग आप लोग आ गए हैं, तो जो एक्स्ट्रा 4 लोग हैं उन चारों लोगों को बोला जाएगा अनएम्प्लॉयमेंट, की मतलब आप बेरोजगार हो। जहां काम ही नहीं है, आप जबरदस्ती घुस गए तो आप बेरोजगार हो। और उस अनएम्प्लॉयमेंट को क्या बोला जाएगा, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये भी था 1950 से लेकर 1990 तक के अंदर अंदर ये भी देखा जा रहा था कि डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का था, क्या था, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। व्हाट इज थर्ड वन, आइए हम लोग थर्ड वाला पॉइंट पढ़ते हैं। थर्ड में लिखा हाई डिपेंडेंसी ऑन रेनफॉल। हम हमारी जो एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारे जो फार्मर्स थे वो किस पे डिपेंड थे, रेनफॉल पे। मतलब पहला लो प्रोडक्टिविटी था, दूसरा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट था, तीसरा हाई डिपेंडेंसी ऑन रेनफॉल। बारिश होगा तभी एग्रीकल्चर होगा, बारिश नहीं होगा तो एग्रीकल्चर नहीं होगा। तो हम लोग किस पे डिपेंड थे, रेनफॉल पे। तो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। फोर्थ पे क्या लिखा, सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इट इज द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स ओनली फॉर वंस ओन यूज विदाउट एनी सरप्लस फॉर ट्रेड। ये जो हम लोग एग्रीकल्चर करते थे तो उसमें हम लोग सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते थे, मतलब कि जो भी हम लोग क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं, जो भी हम लोग क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं वो बस खुद के यूज के लिए कर रहे थे, खुद के यूज के लिए, किसी और के लिए नहीं कर रहे थे, बेचने के लिए नहीं कर रहे थे, खुद के यूज के लिए। सोचिए, देयर वाज आल्सो वेरी हाई इंसिडेंट्स ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग हो रहा था, मतलब आप जो प्रोडक्शन कर रहे हो खुद के यूज के लिए कर रहे हो, बेचने के लिए नहीं कर रहे हो, ऐसा था। दिस इज ऑल्सो प्रॉब्लम। आप क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हो, सोचो आप क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हो बट इतना ही कर पा रहे हो कि आप सामने वालों को बेच नहीं पाओगे, आप उससे अर्न नहीं कर पाओगे, कमा नहीं पाओगे, बस खुद के लिए। तो ये सब्सिस्टेंस फार्मिंग था उस समय। दिस इज ऑल्सो प्रॉब्लम। आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, भाई आप पुराना पुराना जो टेक्नोलॉजी है वो यूज कर रहे हो। कौन सा टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो आप, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, मतलब पुराना टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हो। तो फिफ्थ पॉइंट में क्या लिखा है, जब पुराना टेक्नोलॉजी यूज कर रहे थे तो दिस इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम, दैट वाज आल्सो अ प्रॉब्लम ऑन दैट टाइम, ठीक है। सिक्स में क्या लिखा है, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टीनेंट एंड लैंडलॉर्ड। हमेशा लैंडलॉर्ड और टीनेंट में क्या होता था, झगड़ा हो जाता था, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता था। Farmers were often a part of a critical contracts that bound them to their landlord. Landlord used to extract huge amount of interest from farmers and deprived them
ऑफ देयर नेसेसिटीज। बात समझिए, यहाँ पे लिखा फार्मर्स मतलब किसान हो गए, ठीक है, फार्मर्स मतलब किसान हो गए। और ये देखिए लैंडलॉर्ड है, अब भाई ये जिसका जमीन है उस जमीन का मालिक किधर हो गया, अब ये किसान हो गए। अब किसान इधर गए, अब किसान क्या कर रहे हैं, अपना क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं। अब इनमें और इनमें दोनों में क्या हुआ, झगड़ा हो गया। क्यों भाई, ये जो लैंडलॉर्ड है, ये जो लैंडलॉर्ड है वो क्या कर रहा है, ये ज़्यादा ही इंटरेस्ट ले रहा है। जब सामने वाले से ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है इस किसान से बहुत सारी चीज़ें, तो बस सब खत्म, डिप्राइव देम फ्रॉम देयर नेसेसिटी। 7 में ये भी प्रॉब्लम था, तो टेनेंट लैंडलॉर्ड सब झगड़ जा रहे हैं सब। स्मॉल लैंड होल्डिंग, मोस्ट ऑफ द लैंड होल्डिंग ऑफ द फार्मर वर वेरी स्मॉल। अब इसमें ये था कि बहुत सारे जो किसान हैं उनके पास थोड़ा थोड़ा जमीन है। अब थोड़ा थोड़ा जो जमीन है यही एक प्रॉब्लम कर देता था। इन द प्रोसेस ऑफ एग्रीकल्चर ग्रोथ एज फार्मिंग कैन बी कैरिड आउट बाय ओनली लेबर इंटेंसिव टेक्निक, यूज ऑफ मशीन्स बिकम डिफरेंट। भाई थोड़ा सा जमीन है तो आप थोड़े से जमीन में क्या कर सकते हो, लेबर ही काम कर सकते हैं। थोड़े से जमीन में तो मशीन तो काम नहीं कर सकता। तो वही थोड़े से जमीन में जब लेबर काम करते थे, थोड़े से जमीन में जब लेबर काम करते थे तो आप मशीन का यूज नहीं कर पाओगे, ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पाओगे। तो ये भी उस समय का क्या था, बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। क्या था ये आपका बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। तो होप आप लोग को समझ आया होगा। क्या समझ आया होगा कि प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर या फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर आप इसको बोल सकते हैं। 1 to 7 पॉइंट पढ़े। पहला लो प्रोडक्टिविटी, दूसरा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, हाई डिपेंडेंसी ऑन रेनफॉल, सबसिस्टेंस फार्मिंग, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टेनेंट एंड लैंडलॉर्ड्स, स्मॉल लैंड होल्डिंग। ठीक है, तो 1 to 7 पॉइंट हम लोग पढ़ चुके हैं और ये क्या था आपका प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, इसके बाद आगे लिखा हुआ है क्या, इसके बाद लिखा है पॉलिसीज। क्या लिखा है, पॉलिसीज फॉर ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर। क्या लिखा है, पॉलिसीज फॉर ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर। कह रहा है कि जो हम एग्रीकल्चर में ग्रोथ करना चाहते हैं, जो एग्रीकल्चर में हम ग्रोथ करना चाहते हैं उसके लिए क्या क्या पॉलिसीज है। द मेजर अंडरटेकन to promote the growth in the agriculture sector can be broadly categorized as land reform and green revolution। आप बातों को समझिए, लैंड रिफॉर्म और ग्रीन रिवॉल्यूशन अभी हम लोग समझेंगे। बट ये लैंड रिफॉर्म और ग्रीन रिवॉल्यूशन से ये हुआ कि एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ होने लगा। मतलब ग्रोथ करने के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ करने के लिए, ग्रोथ को प्रोमोट करने के लिए हम लोग को दो काम करना, पहला लैंड रिफॉर्म, दूसरा ग्रीन रिवॉल्यूशन। देखिए क्या लिखा है लैंड रिफॉर्म में, लैंड रिफॉर्म इन्वॉल्व्स चेंज इन ओनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग थ्रू एबॉल्यूशन ऑफ इंटरमीडिएट्स एंड लैंड शिलिंग। अब बात को समझिए, लैंड रिफॉर्म का मतलब क्या है, अगर किसी के पास ज्यादा जमीन है, बहुत ज्यादा जमीन है, तो कुछ जमीन उससे लेकर दूसरे को देना होगा। मतलब जो सरकार है वो क्या करी, जिस एक लिमिट सेट कर दी है। क्या सेट कर दी है, लिमिट, कि आपके पास इतना ही जमीन होना चाहिए, अगर उससे अधिक एक्स्ट्रा निकलता है तो आपसे वो जमीन ले लिया जाएगा और वो दूसरे को दे दिया जाएगा। ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या है, ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब रिफर्स टू लार्ज इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स ड्यू टू यूज ऑफ HYV सीड्स। इसमें ये बोला जा रहा है कि जब आप HYV सीड्स यूज करोगे तो उस सीड्स के यूज करने से आपका जो फूड ग्रेन है उसकी प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी, तो उसको क्या बोलेंगे, ग्रीन रिवॉल्यूशन। मतलब प्रोडक्शन को बढ़ा लोगे, जब आप प्रोडक्शन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाओगे HYV सीड्स को यूज करके, तो उसी को क्या बोला जाएगा, ग्रीन रिवॉल्यूशन। आइए लैंड रिफॉर्म्स का मतलब समझते हैं। लैंड रिफॉर्म्स प्राइमरीली रिफर्स टू चेंज इन द ओनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग। जिसके पास ज्यादा जमीन है, और पहले से ही बता दिया गया है कि एक लिमिट है कि आपके पास इतना ही जमीन होना चाहिए, अगर उससे अधिक जमीन होता है आपके पास तो उस जमीन को आपसे लेकर दूसरे को दे दिया जाएगा। तो कह रहा है जो भी लैंड होल्डिंग है, अगर आपके पास ज्यादा जमीन है तो आपके ओनरशिप को लेकर चेंज कर दिया जाएगा, किसी और को दे दिया जाएगा। लैंड रिफॉर्म मेजर हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय वेरियस अंडर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज फॉर अटेनिंग अ रैशनल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न एंड वायबल फार्मिंग स्ट्रक्चर। कह रहा है कि देखिए बहुत सारे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं या जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ये लैंड रिफॉर्म्स वाला जो पॉलिसीज है वो अपनाती हैं। इससे क्या होगा कि आप लैंड डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है चेंज कर दिए भाई,
सब मतलब लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, आप जमीन अब बांट रहे हो, वो पैटर्न इसको यूज करके बांट रहे हो। देयर वॉज अ ग्रेट नीड फॉर लैंड रिफॉर्म इन अ कंट्री लाइक इंडिया। हमारे इंडिया में बहुत जरूरी था लैंड रिफॉर्म्स करना। क्यों? क्योंकि बहुत सारे जो किसान है, फार्मर है, उनके पास बहुत कम जमीन है और किसी किसी के पास बहुत ज्यादा है। तो आप बात को समझिए, किसी के पास बहुत ज्यादा, किसी के पास बहुत कम, तो ये बहुत दिक्कत वाली बात है। वेयर एज मेजोरिटी ऑफ इट्स पॉपुलेशन स्टिल डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। आप ही बताइए 75% लोग कहाँ डिपेंड है? एग्रीकल्चर पे। और जो 75% लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड है और उसी में किसी के पास थोड़ा सा जमीन है, थोड़ा मतलब इतना नहीं थोड़ा मतलब इतना नहीं, मतलब बहुत कम जमीन है, वहां पे सिर्फ एक दो लेबर ही काम कर सकते हैं और किसी के पास ज्यादा बहुत बड़ा जमीन है, तो भाई एक लिमिट सेट कर दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा कि आप इससे ज्यादा जमीन नहीं कर सकते। और आपके अगर है आपके पास ज्यादा जमीन, तो आपसे वो जमीन लेकर जो एक्स्ट्रा है उसको निकाल कर जिसके पास कम है उसको दे दिया जाएगा। क्लियर है? लैंड रिफॉर्म वर नीडेड टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ इक्विटी इन एग्रीकल्चर। लैंड रिफॉर्म को इसलिए किया गया कि भाई जिसके पास ज्यादा है, जिसके पास एकदम कम है, तो आपके पास ज्यादा है तो आपकी जमीन उठाकर कुछ दी जाएगी, तो आप थोड़ा सा मतलब नीचे आ गए। आपके पास जब जमीन कम हुआ तो आप मिडिल वाले सेक्शन में आ गए, और जो लोअर वाले थे उनके पास थोड़ा सा अधिक हुआ तो वो भी मिडिल वाले सेक्शन में आ गए। तो लैंड रिफॉर्म इसलिए किया गया कि एग्रीकल्चर में इक्विटी आ जाए। समझ आ रहा है? इक्विटी मतलब दोनों लोग इक्वल हो जाए, ठीक है? तो बस वही लिखा हुआ है और इसमें लिखा है एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज। जो भी इंटरमीडियरीज हैं उसको हटाओ, एबॉलिशन, उनको खत्म करो, उनको आप क्या करो? खत्म करो, ठीक है? चलिए, तो इसमें क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट? एम बिहाइंड लैंड टू द टिलर। तो ये तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हम नहीं पढ़ाएंगे आप लोगों को, अपना देख लीजिएगा, होमवर्क है, ठीक है? फाइन। यहाँ पे समझिए, द एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज को क्या कर दिए? हम हटा दिए। ब्रॉट 2 लाख टेनेंट्स इनटू डायरेक्ट कांटेक्ट विद द गवर्नमेंट। देखिए, टेनेंट का मतलब फार्मर हो गया, तो 2 लाख जो किसान थे, फार्मर थे, डायरेक्ट कांटेक्ट मिलाते हैं किससे? गवर्नमेंट से मिला लेते हैं। द ओनरशिप राइट्स granted to tenants gave them the incentive to increase the output and they contributed to growth in agriculture। एग्रीकल्चर में ग्रोथ कर कंट्रीब्यूट करने के लिए, आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए, दी ओनरशिप राइट्स ग्रांटेड टू टीनेंट गिव देम टू इंसेंटिव। मतलब जो बहुत सारे जो किसान हैं, फार्मर्स हैं, जो टीनेंट हैं, उन टीनेंट को क्या दे दिया गया? राइट्स, अधिकार दे दिया गया, ग्रांट कर दिया गया। मतलब कि किस चीज का अधिकार दिया गया? कि मतलब इतना जमीन अब आपका हो गया। तो आप समझिए, किसी किसान के पास बहुत थोड़ा जमीन है, आप उसको और अलग से जमीन दे रहे हो, तो जो आप अलग से जमीन दे रहे हो मतलब उस जमीन का क्या हो गया? उस जमीन का वो मालिक हो गया। तो उसको एक राइट्स, अधिकार दे दिए कि आप इस जमीन, ये अब आपका हो गया, आप इस जमीन पर एग्रीकल्चर अच्छे से कर सकते हो। तो जो ओनरशिप राइट था कि ये अब आपका जमीन हो गया, ये जो अधिकार हम लोग ओनरशिप राइट दे रहे थे किसको? किसान को, टीनेंट को। तो ये एक इंसेंटिव था। किस चीज का इंसेंटिव? ये एक इंसेंटिव था कि आप इस पे आउटपुट इंक्रीज करो, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करो। तो जब ज्यादा से ज्यादा आप इंक्रीज करोगे प्रोडक्शन, ठीक है, तो इससे क्या होगा? एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ होगा। तो सोचिए कितना अच्छा दिमाग लगाया गया था। क्या? लैंड रिफॉर्म। क्लियर है? आप सभी को समझ आ रहा है? चलिए, ये बाकी आप लोग थोड़ा सा एक दो लाइन तो सेल्फ स्टडी कर ही सकते हैं। इसके बाद आइए मेन टॉपिक पे, तो है वो क्या हम लोग का? लैंड शीलिंग। लैंड शीलिंग रिफर्स टू फिक्सिंग द स्पेसिफाइड लिमिट ऑफ लैंड विच कुड बी ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल। बात को समझिए, हम आपको बोले थे इससे पहले लैंड रिफॉर्म में क्या, कि जिसके पास जमीन है, ज्यादा जमीन है, तो उससे जमीन लेकर आप दूसरे को देना, मतलब ओनरशिप चेंज करो। ज्यादा जमीन के मालिक हो आप, आपके ज्यादा जो जमीन है उसमें से कुछ जमीन लेकर दूसरे को दिया जाएगा। अब दूसरा जो हम उसी में यूज कर रहे थे वो था लैंड सीलिंग, ठीक है? मतलब लैंड सीलिंग का मतलब समझिए कि लैंड सीलिंग रिफर्स टू फिक्सिंग द स्पेसिफाइड लिमिट ऑफ लैंड। आपके पास कितना जमीन होना चाहिए, ठीक है, उस लिमिट को फिक्स कर दिया गया, और अगर उससे अधिक निकलता है जो जमीन, वो उठाकर दे दिया जाएगा दूसरे को, ऑटोमेटिक वो दूसरे को दे दिया जाएगा, ठीक है? तो उसी को क्या कहते हैं? लैंड सीलिंग। मतलब आपके पास कितना जमीन होना चाहिए, उससे अधिक जमीन नहीं होना चाहिए, तो इसको क्या कहते हैं? लैंड सीलिंग। तो जैसे कोई भी एक इंसान है, नहीं, कोई भी एक फार्मर है, तो भाई उसके पास पहले से जमीन है, और जितना जमीन है, ठीक है, और कितना फिक्स किया गया कि कितना जमीन आपके पास होना चाहिए,
तो जो फिक्स किया गया, मान लीजिए फिक्स किया गया है कि आपके पास 1 एकड़ होना चाहिए और किसी के पास आधा एकड़ है, ठीक है, तो भाई उसको ज्यादा से ज्यादा कितना दिया जा सकता है, आधा एकड़ और दिया जा सकता है। तो लैंड सीलिंग लगा दिया गया कि आपके पास ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा जमीन नहीं होना चाहिए, या आपके पास थोड़ा सा है और आपको मिलता गया तो आपके पास बहुत ज्यादा हो गया। तो एक ना लिमिट बना दी गई कि आपके पास इतने ही लिमिट में फिक्स कर दिया गया वो लिमिट कि आपके पास इतना ही जमीन हो सकता है। तो अगर आपके पास 1 एकड़ मान लीजिए फिक्स कर दिया गया कि एक फार्मर्स के पास 1 एकड़ से अधिक जमीन नहीं होना चाहिए। किसी के पास आधा एकड़ है, गवर्नमेंट उसको देना चाह रही है, गवर्नमेंट उसको दे रही है, तो कितना दे सकती है, सिर्फ आधा एकड़ दे सकती है। समझ आया आपको? तो ये था आपका लैंड शेलिंग। लैंड शेलिंग रिफर्स टू द फिक्सिंग द स्पेसिफाइड लिमिट ऑफ लैंड। फिक्स कर देते हैं कि आपके पास लैंड कितना होना चाहिए, क्या लिमिट है उसकी, विच कुड बी ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल क्या कर सकता है, कितना जमीन रख सकता है, ठीक है। Beyond the specified limit, all land belonging to a particular person would be taken over by the government. अगर उससे अधिक होता है तो गवर्नमेंट ले लेगी। The purpose of land sharing was to reduce the concentration of land ownership. कुछ लोगों के पास ही जब जमीन बहुत ज्यादा था, कुछ लोगों के पास ही मतलब कुछ लोग ही बहुत सारे जमीन के मालिक थे, तो वो सभी चीजों को खत्म करने के लिए क्या लाया गया, लैंड शेलिंग। लैंड शेलिंग हेल्प टू प्रमोट इक्विटी इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। यही जो लैंड शेलिंग है ये बहुत प्रमोट किया किस चीज को, इक्विटी को, मतलब सभी लोगों बराबर करने में, सभी को बराबर करने में कौन हेल्प किया, लैंड शेलिंग। द लैंड शेलिंग लेजिस्लेशन वाज चैलेंज्ड बाय द बैक लैंडलॉर्ड, देयर डिलेड इट्स इम्प्लीमेंटेशन। The delayed time was used by them to get the land registration in the name of close relative, thereby escaping from the legislation. यही लिखा है कि वो लोग बहुत लेट कर रहे थे, और क्यों लेट कर रहे थे, वो जो उनका जमीन था वो अपने क्लोज रिलेटिव के नाम कराने लगे, ठीक है, ये मेरा जमीन नहीं है उनका है, क्लोज रिलेटिव के नाम, ठीक है, तो लेट करने लगे, लेट हो रहा था बहुत। और लास्ट में कंक्लूजन, लैंड रिफॉर्म वर सक्सेसफुल इन केरला। कहाँ कहाँ लैंड रिफॉर्म है, कहाँ सक्सेस हुआ, केरला में, केरला, वेस्ट बंगाल, बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ दिस स्टेट वर कमिटेड टू द पॉलिसी ऑफ लैंड रिफॉर्म। वहां की जो गवर्नमेंट थी ना, केरला की, वेस्ट बंगाल की, तो वो लैंड रिफॉर्म जो पॉलिसी है वो कमिटेड थी, वहां की जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो कमिटेड थी, वो करा दी, वहां पे सक्सेसफुल हो गया। अनफॉर्चुनेटली अदर स्टेट डिड नॉट हैव द लेवल ऑफ द कमिटमेंट। और इस 2 स्टेट को छोड़कर किसी और स्टेट गवर्नमेंट के पास क्षमता ही नहीं था और ज्यादा वो कमिटेड नहीं थी लैंड रिफॉर्म को लेकर, और वहां पे सक्सेसफुल नहीं हो पाया, ठीक है। तो समझ आया आप सभी को इतने अच्छे से? चलिए नेक्स्ट क्या लिखा है, नेक्स्ट लिखा है न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी, जो कि है ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। हमारे इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन को लाना है, और यही क्या है, न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी। तो आज हम लोग क्लास को इतना ही रखते हैं, इसके आगे जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है, न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी, हम लोग इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो इस सारे लेक्चर्स को बहुत अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो कमेंट करके जरूर आप पूछ लीजिए, या आप हमको मैसेज भी कर सकते हैं, फाइन। आपके पास नंबर होगा ही, नहीं होगा तो वो भी पूछ लीजिए, आपको बता दिया जाएगा, फाइन। तो क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा, क्लास अच्छा लगा तो इसको आप इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद अगर आपको बहुत अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलिए, ठीक है। आज के लिए क्लास को इतना ही रखते हैं, और आप अपना रिवीजन जरूर करेंगे, आप अपना रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। पहला, दूसरा, तीसरा लेक्चर, जितने भी लेक्चर्स आप देखे हुए हैं सारे का रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर जो भी आएगा, जब भी आएगा, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। तो न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी, ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू सो मच।